हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि गुड डेट और बैड डेट में क्या फर्क होता है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की डेट लेनी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है और कौन सी आपको हर्ट कर सकती है फाइनेंशियली। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, गुड डेट और बैड डेट के बीच का फर्क समझने से पहले एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एक और अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, और वो है एसेट्स में भी दो तरह के एसेट्स होते हैं, अप्रिशिएटिंग एसेट और डिप्रिशिएटिंग एसेट। तो उन दोनों एसेट टाइप्स के बीच की फर्क की समझ अगर हमें रहेगी तो हम ऑटोमेटिकली खुद से डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सी डेट गुड डेट है और कौन सी डेट बैड डेट हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अप्रिशिएटिंग एसेट क्या होता है। Assets that are appreciating assets are for the most part assets that gain value। ऐसी assets, ऐसी चीजें जो आपके पास हों, जो आपकी possessions हों, वो tangible भी हो सकती हैं, intangible भी हो सकती हैं, but those things, those assets should gain value over time। हर साल उनकी वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए, उनकी जो अर्निंग पोटेंशियल है, उनकी जो वैल्यू है, उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, वो धीरे धीरे करके हर साल बढ़ती जानी चाहिए। ऑफन टाइम्स दीज आर पीपल्स होम्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। आपके घर की वैल्यू मोस्ट लाइकली हर साल बढ़ती जाती है। अब उस बढ़त की रेट कम या ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं, उस सिटी में किस लोकेशन में हैं, वहां पे किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, किस तरह की रेंट की डिमांड है। इन सब चीजों का बहुत असर पड़ सकता है। तो इन सब चीजों से ये इम्पैक्ट पड़ सकता है कि उसकी ग्रोथ की रेट क्या है, 1% है, 2% है, 10% है और ज्यादा है, क्या है, वो डिपेंड करता है। बट मोर ऑफन देन नॉट आपकी जो घर की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती जाती है। उसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाती है। शॉर्ट टर्म में कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस एसेट क्लास की आप बात करें। अगर इक्विटी की बात करें तो थोड़े से उसमें शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू बढ़ती है। फिर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो वहां पे मोर और लेस हर समय, हर महीने, हर साल उसकी वैल्यू कंसिस्टेंटली बढ़ती जाती है एक सर्टेन रेट ऑफ अप्रिशिएशन के हिसाब से। Generally speaking, safer investment avenues are considered appreciating। As long as the asset gains value, it is considered appreciating। जब तक आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तब तक उसको अप्रिशिएटिंग एसेट बोला जाएगा, राइट। अप्रिशिएशन का मतलब ही होता है बढ़त। हर महीने, हर साल, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वैसे एसेट्स को अप्रिशिएटिंग एसेट्स माना जा सकता है। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने कुछ को इंक्लूड किया है। हालांकि आप कई सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल, ऐसी चीजें जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और ऐसी चीजें जो हम फील नहीं कर सकते बट वी नो कि ऐसी चीजें हैं जो आपको मदद करती हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया, बट और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके इन्वेस्टमेंट्स। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहे हैं, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहे हैं, पीपीएफ में कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, या फिर अदर रिस्की एसेट क्लासेस में कर रहे हैं, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपकी एटलीस्ट ये होप ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसलिए उसको अप्रिशिएटिंग एसेट माना जा सकता है। फिर जैसा हमने घर की बात की, घर की वैल्यू यूजुअली ईयर ऑन ईयर बढ़ती जाती है, तो वो भी एक अप्रिशिएटिंग एसेट माना जाएगा। एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो सॉर्ट ऑफ टेंजिबल भी है बट एक तरह से इनटेंजिबल भी है। जब आप डिग्री अपनाते हैं या फिर कोई एक कोचिंग लेते हैं या फिर किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, किसी चीज पे कोर्स करते हैं, कुछ स्किल्स अपने बढ़ाते हैं, तो कुछ चीजें टेंजिबल हैं, कुछ चीजें इनटेंजिबल है। आप हो सकता है कोई लैंग्वेज सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, कोई भी स्किल्स आप सीखते हैं, तो कुछ चीजें इंटेंजिबल भी हैं उसमें। तो वो चीजें आपकी जो वैल्यू है, आपके अंदर की जो वैल्यू है, उसको बढ़ाती जा रही है। इसलिए एजुकेशन भी एक अप्रिशिएटिंग एसेट माना जा सकता है, क्योंकि उस पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। हम डिग्रीज क्यों लेते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पहली बात तो यह है कि उस पढ़ाई से हमारी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, हमारी सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। और दूसरी यह है कि हमें डिग्री भी मिलती है जिससे हमारी जॉब्स अच्छी लग सकती हैं, हम अच्छी जगह कॉम्पीट कर सकते हैं, अच्छे लेवल्स, अच्छी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमारी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक तरह से आप इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी मान सकते हैं कि मैंने
अपनी पढ़ाई पे इतने पैसे लगाए और उससे मुझे इस तरह की नौकरी मिली, या फिर मैंने इस कंपटीशन में अपने आप को एलिजिबल करके अपनी करियर एनहांसमेंट की तो मुझे इस तरह की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई। तो अगर आप उस अंदाज से भी देखें तो एजुकेशन को आप एक अप्रिशिएटिंग एसेट की तरह मान सकते हैं। फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको शुरू में लगेगा कि नहीं ये तो क्या, ये अप्रिशिएटिंग एसेट कैसे हो सकता है, बट वो अप्रिशिएटिंग एसेट होते हैं। जैसे कि एयरलूम वॉचेस हो गए, ये यहाँ पे एक पॉकेट वॉच आप देख रहे हैं, किसी की मेमोरी में ये पॉकेट वॉच है, अच्छी कंपनी की पॉकेट वॉच है। तो एक एयरलूम पीस हो सकती है, एक ऐसी चीज हो सकती है जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है बट सप्लाई इतनी कम है कि अगर आपके पास वो चीजें हैं तो उसकी वैल्यू हर साल बढ़ती जा रही है, उसकी डिमांड चूंकि बढ़ती जा रही है और बाकी सारे अकम्पनिंग फैक्टर्स के कारण उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको पता होगा कि जैसे विंटेज कार्स होते हैं उसकी वैल्यू करोड़ों में हो सकती है। अगर आपके पास 1930s 1900s की कोई कार है, विंटेज कार है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो आप उसको भी एक एप्रिशिएटिंग एसेट की तरह मान सकते हैं क्योंकि उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सप्लाई घटती जा रही है। अगर ऐसी कोई आइटम है जिसकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है तो वो एक अप्रिशिएटिंग एसेट बनता जा रहा है। उसी तरह हम बात करते हैं कि डेप्रिशिएटिंग एसेट, जो कि ठीक उल्टा होते हैं अप्रिशिएटिंग एसेट के, वो क्या होते हैं। So a depreciating asset is an asset that has a limited effective life and can reasonably be expected to decline in value over the time it is used. तो ऐसी चीजें जिनकी लाइफ लिमिटेड है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हम बात करते हैं कि कार, जब आप एक नई गाड़ी लेते हैं, नई कार लेते हैं, या फिर कोई भी व्हीकल हो सकता है, कार भी हो सकता है, मोटर बाइक भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एक व्हीकल आप लेते हो तो उसकी एक लिमिटेड लाइफ टाइम है। उस लाइफ टाइम के भीतर ही वो सर्विसेबल होता है या फिर ऑपरेशनल होता है। आप कार को 25 30 40 साल तक नहीं चला सकती। यूजुअली कार 8 10 12 सालों के बाद पुरानी लगने लगती है, उसकी ऑपरेशन सही नहीं होती है। केवल लुक्स की बात नहीं है, ऑपरेशन वाइज भी वो फंक्शनैलिटी वाइज भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। आपकी जो एक्सपेंसेस होती हैं उसकी मेंटेनेंस वगैरह में वो एक नई गाड़ी से भी ज्यादा होने लगती हैं। तो उसमें आपको लगता है कि एक नई गाड़ी में क्यों ना ले लूं, इसको मेंटेन करना और इसको ऑपरेट करना तो बहुत ही सर का दर्द है। तो ऐसी चीजें जिसकी लाइफ टाइम लिमिटेड है, और वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। व्हीकल तो एक एग्जांपल है, आपके कपड़े, यहाँ तक कि आपके कपड़े हैं उनकी भी लाइफ टाइम है। आपकी ऐसी कोई भी रेगुलर पोजेशन हो, ज्यादातर चीजें होती हैं वो डिप्रिशिएटिंग ही होती हैं। उनकी लाइफ टाइम फिक्स होती है, उसकी लाइफ साइकिल फिक्स होती है, और उस लाइफ साइकिल के खत्म होने के बाद हमें उसे डिस्कार्ड करना होता है, या फिर आप उसको पास ऑन कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं सेकंड हैंड या ऐसे तरीकों से। तो ओवर इट्स लाइफ टाइम द वैल्यू ऑफ दैट एसेट कीप्स डिक्रीजिंग, कीप्स डिप्रिशिएटिंग। तो अपने लाइफ टाइम, अगर किसी गाड़ी की, व्हीकल की लाइफ टाइम अगर 12 सालों की है तो उसकी जो वैल्यू होगी, जैसे ही आप शोरूम से एक नई गाड़ी लेके निकलते हैं, आपको पता होगा कि शायद उसकी 20-25% वैल्यू शोरूम से रोड पे आने पे ही खत्म हो जाती है। तो 25% वैल्यू तो आप 10 मिनट के भीतर लूज कर जाते हो एक गाड़ी की। अगर आप सेकंड हैंड एक साल बाद भी अगर बेचोगे तो आपको फुल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपको एक सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल वैल्यू ही मिलेगी। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जाती है, वो अपनी वैल्यू लूज करते जाते हैं हर साल, वैसी चीजें डेप्रिशिएटिंग एसेट कहलाती हैं। ऐसी चीजों के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने बात की कि बहुत ही कोई फ्लैशी कार जिसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है, जिसकी डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई है या फिर उससे ज्यादा सप्लाई है, तो उसकी आगे चल के डिमांड बहुत बढ़ेगी नहीं और सप्लाई उसकी रहने वाली है। तो ऐसी चीजें ऑब्वियसली वैल्यू लूज करेंगी। फिर आपकी बहुत सारी पोजेशंस हो सकती हैं, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, सूट्स हो गए, शूज हो गए, ऐसी चीजें जो जिनकी जरूरत, आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आपके पास पड़े हुए हैं, वो सारे आपके डेप्रिशिएटिंग एसेट हैं। उनको आप एसेट कहें या एक्चुअली उनको लायबिलिटी ज्यादा मानना चाहिए, एसेट कम। एसेट वो तब है, अब जैसे इसी एग्जांपल में अगर आपकी बिजनेस ऐसी है जिसमें आपको एक बढ़िया गाड़ी चाहिए कि आपके जो क्लाइंट हैं आपसे इंप्रेस हो सके, वो समझ सके कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन है, तो उस केस में ये एसेट आपके लिए उतना डेप्रिशिएटिंग नहीं होगा। भले ही डेप्रिशिएटिंग होगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो कम होती जा रही है, बट इफ दैट एसेट इज एबल टू गेट यू सम रिटर्न, अगर वो एसेट आपको ज्यादा कमाने में, अपने करियर को एनहांस करने में, ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाने में मदद करता है, तो उस डिप्रिशिएटिंग एसेट को भी आप एसेट मान सकते हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं जाके, हो सकता है डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपको मदद कर रहा है ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाने में। तो कोई भी सेम एसेट में भी, एक डेप्रिशिएटिंग एसेट में भी आपको अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, या हो सकता है आपको अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना मिले, वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाए। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस एसेट को यूज कर रहे हो। लेकिन इन जनरल आपके जितने भी ऐसे पोजीशंस हैं जिनकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है, वो आपके डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हो गए। फिर हमने अप्रिशिएटिंग एसेट के एग्जांपल में देखा था कि जैसे कोई पॉकेट वॉच हो, या एयरलूम पीस हो, या फिर एक आर्ट पीस हो, पेंटिंग हो, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो ऐसी चीजें, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्लैशी वॉच हो
जो हो सकता है केवल आप ही चाहते हो और बहुत कोई इसकी डिमांड ना हो, तो इसकी वैल्यू दिन ब दिन लूज होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट हो जाएगा उस केस में। उसी तरह कैश, अगर आप कैश को केवल अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हो, या फिर हो सकता है उससे भी वर्स आप घर में पेटी में रखते हो कैश को, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई रिटर्न नहीं मिलता, तो कैश की वैल्यू दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है। तो कैश को भी आप अगर सही से डिप्लॉय नहीं कर रहे हो, सही से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अनइंटेंशनली, अनविलिंगली आप उसकी वैल्यू लूज करते जा रहे हो हर साल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो मेरी थॉट्स ओवरऑल ये हैं रिगार्डिंग गुड डेट वर्सेस बैड डेट, कि एनी काइंड ऑफ डेट, इफ यू कैन हेल्प इट, यू शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ डेट। कर्ज से जितना हो सके आप बच के रहें, चाहे वो अप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए हो या डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए हो। अगर आप हेल्प कर सकते हैं, अगर आप कर्ज से, डेट से बच सकते हैं, तो आप, मेरी सुझाव ये रहती है कि आप कर्ज में फंसे ही ना, डेट में फंसे ही ना। लेकिन अगर आपको डेट लेने की जरूरत है, तो अवेलिंग डेट टू इन्वेस्ट इन अप्रिशिएटिंग एसेट्स कैन पे ऑफ, बट यू हैव टू बी केयरफुल एंड प्रैग्मेटिक रादर देन इमोशनल। ऐसी चीजें जो अप्रिशिएट करेंगी, जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, वैसी चीजें जिनका आपको पता है कि वो आगे चल के अप्रिशिएट करनी ही है, उस पे आप थोड़ी बहुत डेट ले सकते हो। अगर आपको डेट लेने की जरूरत है तो आप डेट ले सकते हो अप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो आपको कभी भी डेट लेना रेकमेंड नहीं करता, सजेस्ट नहीं करता। भले ही आपको पता हो कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देगी, बट फिर भी उस, मैं कहता हूं कि इक्विटी मार्केट में खास करके आपको डेट लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करने की एकदम भी जरूरत नहीं है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करने के लिए अलग से डेट लेने की तो कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि आपको जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे रिटर्न मिलते हैं वो मैक्सिमम 6-7% के मिलते हैं, और उसके लिए अगर आपने 10-12% का इंटरेस्ट पे डेट ले लिया है, कहीं से पर्सनल लोन ले लिया है, कोई अलग तरह का लोन ले लिया है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप 12% इंटरेस्ट पे कर रहे हो और 6% इंटरेस्ट आपको वापस मिल रहा है, तो आप तो एक्चुअली वैल्यू लूज कर रहे हो। तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि डेट लेने की आपको जरूरत नहीं है, कोई आपको रेकमेंड नहीं करेगा। दैट विल नॉट बी अ प्रैक्टिकल थिंग टू डू। लेकिन आप अगर सोच लीजिए कि घर बनाने के लिए, अगर आपको, अब सबके पास तो 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ 5 करोड़ की तो वैल्यू होती नहीं है, उनके पास कॉर्पस होता नहीं है। और घर, आपको पता है कि अगर अच्छी घर, एक मीडियम साइज की भी अगर घर चाहते हो आप किसी डिसेंट सिटी में, बड़ी सिटी में, तो आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में मोर ऑफन देन नॉट आपको जरूरत पड़ेगी लोन की। तो उस केस में आप ले सकते हो डेट, बट यू हैव टू बी केयरफुल एंड प्रैग्मेटिक। आपको प्रैक्टिकली इसको सोचना है कि आप जो डेट ले रहे हो, अगर आपको होम लोन 7, 7.5, 8% पे होम लोन मिल रहा है, तो अगर आप अपनी रहने के लिए तो घर ले रहे हो तो फिर भी ठीक है, तो आप फिर भी थोड़ा समझ सकते हो कि अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो हो सकता है, ठीक है, आप जस्टिफाई कर सकते हो इन सम वे। हालांकि रेंटल यील्ड इंडिया में इतनी कम है कि उसका भी कोई प्रैक्टिकल सेंस तो नहीं बनता, बट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबल है वो बात, क्योंकि अगर आप एक सेफ्टी के तौर पे या एक मेंटल पीस के तौर पे रखना चाहते हो तो एक घर आप अपने लिए ले सकते हो। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट का कोई सेंस नहीं बनता अगर आपकी रेंटल यील्ड उतनी अच्छी नहीं है विच कैन गिव यू सम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के तौर पे तो मुझे सेंस नहीं लगता। लेकिन अगर आप अपनी रहने के लिए अगर कोई लोन लेके घर लेना चाहते हो तो फिर भी दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो ऐसी चीजों के बारे में आपको थोड़ा प्रैग्मेटिक होके, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल। इमोशंस में जाके कि नहीं नहीं घर तो होना ही चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा 2 मिनट सोचो। अगर आपको फिर भी लगता है, सारे प्रोज एंड कॉन्स तौलने के बाद, बैलेंस करने के बाद, आपको लगता है कि एक घर आपको जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप जस्टिफाई कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। लेकिन ऐसे एसेट्स जो कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, उसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप उसमें डेट लो, तो वैसे डेट हो जाते हैं बैड डेट। अब जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेट की अगर बात करें, तो क्रेडिट कार्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं? अपनी डेली एसेंशियल्स के लिए, या फिर कोई शॉपिंग कर ली, अपनी कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ गई, तो उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप अगर उस क्रेडिट कार्ड से डेट रखे रहते हो, उसको पे ऑफ नहीं करते हो टाइम पे, और वो डेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर आप सोचिए कि उस पर 17, 20, 25% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। तो कौन से एसेट क्लास में आपको 17 से 25% का रिटर्न कंसिस्टेंटली आएगा, ये मुझे बताइए। तो किसी भी एसेट क्लास से आप प्रेडिक्टेबली 25% की रिटर्न तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्रेडिट कार्ड पर डेट लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स जो भी हैं आपके, आप गाड़ी के लिए, अपनी क्लोथिंग के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, इन सभी चीजों के लिए डेट लेने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। तो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स पे तो आपको, यू शुड अवॉइड अवेलिंग डेट फॉर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स और इवन रिस्की एसेट्स। जैसे मैंने कहा कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको डेट से एकदम दूर रहना चाहिए। डेट
किए हुए, लेवरेज किए हुए मार्जिन पे आपको कभी भी इक्विटी में इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए तो आपको डेट से दूर रहना ही चाहिए। साथ ही साथ रिस्की एसेट्स, जो आपके रिस्की अप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, उसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए डेट से दूर रहना चाहिए टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। तो इसलिए ओवरऑल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर आप अप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको जो अज्यूम्ड आपकी अप्रिशिएशन है, जो अप्रिशिएटिंग एसेट्स में आपको लगता है कि इस परसेंट ग्रोथ के साथ ये अप्रिशिएट करेगा, उस ग्रोथ से कम पे आपको डेट मिल रहा है, उससे कम इंटरेस्ट रेट पे आप डेट उठा सकते हो, तो थोड़ा बहुत आप जस्टिफाई कर सकते हो। दैट कैन बी अ गुड डेट दैट कैन हेल्प यू बिल्ड एन अप्रिशिएटिंग एसेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, उनकी कई सारी एग्जांपल्स हमने देखी, लंबी डिस्कशन की उस पे कि जो भी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं और रिस्की अप्रिशिएटिंग एसेट्स, उन केसेस में आपको डेट से एकदम दूर रहना चाहिए। उस केस में आपको कभी भी डेट के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उस केस में आप एक ऐसी विशियस साइकिल में पड़ जाएंगे जिसमें कि आपको लॉस और फाइनेंशियल डैमेज के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स और क्वेश्चंस है उसको आप कमेंट्स में डालें, ताकि हम एक कंस्ट्रक्टिव टू वे डिस्कशन कर पाए और एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से बेनिफिट कर पाए। तो काइंडली अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।